हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीरीज़ के आज के 5वें वीडियो में। आज हम श्वसन को समझेंगे कि श्वसन क्या होता है। आज के वीडियो में हम दो ही टॉपिकों पर चर्चा करेंगे। पहला टॉपिक होगा कि श्वसन होता क्या है और यह कितने प्रकार का होता है। दूसरा टॉपिक होगा कि ग्लूकोज का विखंडन कैसे होता है विभिन्न पथों द्वारा, यानी कि विभिन्न पथों में ग्लूकोज का विखंडन कैसे होता है। तो आज हम इस वीडियो में दो टॉपिकों को कवर करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देखेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को कर दीजिए लाइक, और इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि श्वसन क्या होता है, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है श्वसन। उसके बाद हम देखेंगे कि श्वसन कितने प्रकार का होता है, और फिर हम देखेंगे कि ग्लूकोज जो होता है हमारे शरीर में, उससे ही तो श्वसन होता है और उसका विखंडन कैसे होता है। तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि ये क्या क्या फंडा है। तो पहले देखते हैं कि श्वसन होता क्या है। तो आमतौर पर लोग कहते हैं कि सांस लेने और छोड़ने को ही श्वसन कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि सांस ले रहे हैं हम तो श्वसन है, सांस छोड़ रहे हैं तो वो भी श्वसन है। तो सांस लेने और छोड़ने को ही श्वसन कहते हैं, ऐसा माना जाता है। बट ऐसा नहीं है। सांस लेने और छोड़ने वाली कंडीशन और होती है, और श्वसन जो है वो उससे अलग है। तो श्वसन बहुत ही उससे अलग है। श्वसन ये नहीं है कि हम सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, ये श्वसन नहीं है। श्वसन क्या है, देखिए, वह क्रिया जिससे कोशिका में कार्बनिक यौगिकों पहले बात तो ये समझिए कि हमारी कोशिका क्या है। तो कोशिका हमारे शरीर की रचनात्मक इकाई है। हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है, और कोशिका किससे मिलकर बनी है? कोशिका मिलकर बनी है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से। समझ गए? अब ये क्या है, तो ये आप केमिस्ट्री में पढ़ो कि ये है क्या। फिलहाल ये समझ लीजिए कि कोशिका है हमारे शरीर में, और हमारा शरीर जो कोशिकाओं से मिलकर बना है, कोशिकाओं से ऊतक बनते हैं, ऊतक से फिर हमारा शरीर बनता है। समझ गए? तो फिलहाल ये समझ लीजिए कि कोशिका कोशिका में क्या होता है। कोशिका में होता है ग्लूकोज। कोशिका में एक ही कार्बनिक यौगिक होता है, जैसे कि यह कोशिका है, तो इसमें कार्बनिक यौगिक क्या होगा? इसमें कार्बनिक यौगिक होगा ग्लूकोज। क्या होगा? ग्लूकोज। इतनी बात समझ गए? कोशिकाओं में कौन सा कार्बनिक यौगिक होता है? ग्लूकोज होता है। तो वह क्रिया जिससे कोशिका में कार्बनिक यौगिकों यानी कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण अभिक्रिया में आपको बता चुका हूँ कि वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, यानी कि ऑक्सीजन। तो ग्लूकोज से यहाँ ऑक्सीजन रिएक्शन करेगी। समझ गए? वह क्रिया जिससे कोशिका में कार्बनिक यौगिकों यानी कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन होता है, श्वसन कहलाती है। तो इतना समझ गए आप, यानी कि हमारे शरीर में होता है ग्लूकोज और उससे ऑक्सीजन मिलने की जो क्रिया होती है वो कहलाती है हमारी श्वसन। इतना समझ गए? अब श्वसन कितने प्रकार का होता है इसे हम बाद में देखेंगे। पहले हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं। तो मैं आपको बता चुका हूँ श्वसन क्या होता है। श्वसन वह क्रिया होती है, हम सांस लेते हैं और ये जो हम सांस में क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और ये ऑक्सीजन जो होती है वो हमारी कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज से जाकर रिएक्शन कर लेती है। तो ये होता है हमारा श्वसन। अब ये सांस लेना और छोड़ना क्या होता है, ये भी कुछ टर्म्स होता होगा। सांस लेने और छोड़ने को क्या कहते हैं? तो सांस लेने और छोड़ने को कहते हैं श्वासोच्छ्वास। क्या कहते हैं दोस्तों? श्वासोच्छ्वास। अब देखिए क्या है, इसे कहते हैं श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास का मतलब होता है वायुमंडल से ऑक्सीजन लेना तथा अशुद्ध और CO2 छोड़ना, अशुद्ध वायु यानी कि CO2 छोड़ना। तो ये होता है श्वासोच्छ्वास। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं ब्रीथिंग। तो यानी कि सांस लेने और छोड़ने की क्रिया क्या है? श्वासोच्छ्वास है। और सांस लेकर ऑक्सीजन का ग्लूकोज से जाकर रिएक्शन करने की क्रिया क्या है? श्वसन है। तो इसमें अंतर समझ गए? अब ये श्वसन तो समझ गए, श्वासोच्छ्वास भी समझ गए। अब श्वसन होता किसके द्वारा है? तो श्वसन होता है श्वसन अंगों के द्वारा। किसके द्वारा? श्वसन अंगों के द्वारा। श्वसन अंग क्या है? तो वे अंग जो जीवों के श्वसन में सहायक होते हैं, श्वसन अंग कहलाते हैं। वे अंग जिनके माध्यम से श्वसन होता है, श्वसन अंग कहलाते हैं। जैसे कि हम श्वसन किससे कर रहे हैं? फेफड़ों से। तो हमारे श्वसन अंग में सबसे महत्वपूर्ण क्या हुआ? फेफड़े, कूपिकाएँ वगैरह वगैरह अगली वीडियो में देखेंगे। मानव में और पादपों में अगली वीडियोस में देखेंगे। फिलहाल हम आज श्वसन का बेसिक समझ रहे हैं कि श्वसन होता क्या है। तो श्वसन अंग वे अंग जो श्वसन में सहायक होते हैं, श्वसन अंग कहलाते हैं। समझ गए? अब श्वसन अंगों से ही मिलकर क्या बना है? श्वसन तंत्र, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। श्वसन अंगों से मिलकर बना है श्वसन तंत्र। तो श्वसन तंत्र क्या होता है? श्वसन अंग मिलकर जिस तंत्र का निर्माण करते हैं वह श्वसन तंत्र कहलाता है।
यानी कि श्वसन, बहुत सारे श्वसन अंग होंगे और उनसे मिलकर जो सा तंत्र बनेगा उसे कहते हैं श्वसन तंत्र। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे, इसे आप समझ गए। अब हम देखेंगे कि श्वसन कितने प्रकार का होता है। तो देखिए, श्वसन दो प्रकार का होता है। पहला होता है वायवीय श्वसन, दूसरा होता है अवायवीय श्वसन। तो श्वसन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है वायवीय श्वसन, यानी कि उस श्वसन में हम वायु का यूज़ करेंगे, और एक होता है अवायवीय श्वसन, यानी कि उस श्वसन में हम वायु का यूज़ नहीं करेंगे। तो पहले हम वायवीय श्वसन देखेंगे। तो वायवीय श्वसन वह श्वसन जो वायु की उपस्थिति में होता है, वायवीय श्वसन कहलाता है। यानी कि इस ये जो श्वसन है, इसमें हम वायु का यूज़ करते हैं वायवीय श्वसन में। फिलहाल इतना समझ लीजिए। और जो अवायवीय श्वसन होता है, उसमें हम वायु का यूज़ ही नहीं करते हैं, ऑक्सीजन का यूज़ ही नहीं करते हैं सांस लेने में। और इस वाले श्वसन में हम ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। तो वायवीय श्वसन क्या है? वह श्वसन जो वायु की उपस्थिति में होता है, यानी कि वह श्वसन जिसमें हम ऑक्सीजन का यूज़ लेते हैं, तो वह है वायवीय श्वसन। और अवायवीय श्वसन क्या है? जिसमें ऑक्सीजन का यूज़ नहीं लेते हैं। तो अब देखेंगे कि ग्लूकोज का विभिन्न पथों में विखंडन कैसे होता है। तो देखिए, अवायवीय श्वसन की डेफिनेशन देख लीजिए। तो वह श्वसन जिसमें ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता है अवायवीय श्वसन कहलाता है, और वह श्वसन जिसमें ऑक्सीजन का यूज़ होता है वायवीय श्वसन कहलाता है। अब विभिन्न पथों में ग्लूकोज का विखंडन कैसे होता है? जो हमारे कोशिकाएं हैं उनमें ग्लूकोज होता है, तो उस ग्लूकोज का विखंडन कैसे होता है विभिन्न पथों में, वो देखते हैं। हम हमारे अंदर भी ग्लूकोज होता है, जो आपके जानवर हैं उनके अंदर भी ग्लूकोज होता है, जो पशु पक्षी होते हैं उनके अंदर भी ग्लूकोज होता है। तो उनके अंदर जो कोशिकाओं में ग्लूकोज होता है, उसका विखंडन किस तरह से होता है, तो वो हम देखेंगे अब। तो देखिए, पहला टॉपिक आप समझ गए। पहला टॉपिक क्या था हमारा? पहला टॉपिक ये था हमारा कि श्वसन कितने प्रकार का होता है। अब दूसरा टॉपिक है हमारा विभिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन, यानी कि विभिन्न पथों यानी कि विभिन्न मार्गों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन कैसे होता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये ग्लूकोज आया कहाँ से। तो सबसे पहली बात यह है कि ये ग्लूकोज आया कहाँ से। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में जो मैंने आपको पाचन पढ़ाया था, उसमें मैं आपको बता चुका हूँ कि हम खाने में कितनी चीज़ें लेते हैं। हम तीन चीज़ें लेते हैं खाने में। एक होती है हमारे पास वसा, एक होता है हमारे पास प्रोटीन, एक होता है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। तो ये हम तीन चीज़ें लेते हैं खाने में। कितनी चीज़ें लेते हैं दोस्तों? तीन चीज़ें लेते हैं। तो वसा का तो पाचन के बाद क्या बन जाता है? वसा का बन जाता है पाचन के बाद वसा अम्ल। क्या बन जाता है? वसा अम्ल। प्रोटीन का बन जाता है अमीनो अम्ल। प्रोटीन का बन जाता है अमीनो अम्ल पाचन के बाद। और कार्बोहाइड्रेट का बन जाता है आपका ग्लूकोज। तो ग्लूकोज कहाँ से मिलता है हमें? ये ग्लूकोज हमें कहाँ से मिला? कार्बोहाइड्रेट से। हम खाना खाते हैं, हमें खाने में तीन चीज़ें मिलती हैं। वसा, इतने बात याद रखो, हमें खाने में तीन चीज़ें मिलती हैं, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनता है, और इस ग्लूकोज को छोटी आंत अवशोषित करके शरीर की सारी कोशिकाओं में भेज देती है। और जब ग्लूकोज, ये कार्बोहाइड्रेट से हमें ग्लूकोज मिला, हमने खाना खाया, खाने से हमें कार्बोहाइड्रेट मिला, उसके बाद हमें ग्लूकोज मिला, और ये ग्लूकोज पाचन के बाद छोटी आंत द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है तथा शरीर की सारी कोशिकाओं में भेज दिया जाता है। और जब ग्लूकोज कोशिका में प्रवेश करेगा, यानी कि किसी कोशिका में प्रवेश करेगा ग्लूकोज, तो ये बदल जाएगा पायरुवेट में। किस में बदल जाएगा दोस्तों? पायरुवेट में। जब ग्लूकोज किसी कोशिका में प्रवेश करेगा तो ये बदल जाएगा पायरुवेट में। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6 होता है ना। और पायरुवेट का फॉर्मूला होता है C3। पायरुवेट का फॉर्मूला होता है C3H4O3। ये होता है पायरुवेट का फॉर्मूला। समझ गए? समझो दोबारा से। हम खाना खाते हैं, हम खाने में तीन चीज़ें लेते हैं, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। जो जल होता है उसको तो हमारा शरीर ऐसे एब्जॉर्ब कर लेता है सीधा, बट ये तीन चीज़ों के पाचन की आवश्यकता होती है, और तीन चीज़ों का ही हमारे अंदर पाचन होता है। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है उससे मिलता है हमें ग्लूकोज। ग्लूकोज छोटी आंत द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और शरीर की सारी कोशिकाओं में भेज दिया जाता है। और जब ग्लूकोज कोशिका में प्रवेश करता है तो ये पायरुवेट में विखंडित हो जाता है। ये होता है 6 कार्बन वाला अणु, बट ये जब कोशिका में प्रवेश करता है, चाहे वो कोशिका किसी की भी हो, इंसान की हो, जानवर की हो, पशु की हो, पक्षी की हो, किसी की भी हो, तो जब ये ग्लूकोज कोशिका में प्रवेश करता है तो ये पायरुवेट में विखंडित हो जाता है। और इस पायरुवेट से फिर ऑक्सीजन रिएक्शन करती है।
अब समझिए, अब आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि ये ग्लूकोज आता कहाँ से है। तो अब देखिए, पोषण के द्वारा हमने अब देखिए पोषण के द्वारा हमने वसा को वसा अम्ल, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, वसा को वसा अम्ल में, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में तथा कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में परिवर्तित किया था। श्वसन प्रक्रम में हम इस ग्लूकोज का उपयोग करेंगे, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। हमने तीन चीज़ों का पाचन करते हैं भोजन में, बट इसमें हम ग्लूकोज का यूज़ करेंगे। तो देखिए, ये देखिए, वसा तो होती है जिसे हम लेते हैं, उसका उस पाचन का बन जाता है वसाम्ल, प्रोटीन का बन जाता है अमीनो अम्ल, और कार्बोहाइड्रेट का बन जाता है ग्लूकोज। इस ग्लूकोज का यूज़ होगा। अब देखिए, वसा अम्ल तथा अमीनो अम्ल का उपयोग वसा अम्ल तथा अमीनो अम्ल का उपयोग अन्य जैविक दिख नहीं रहा भाई अन्य जैविक प्रक्रियाओं में होता है, परंतु ग्लूकोज का उपयोग श्वसन प्रक्रिया में होता है। जैसे कि आपको बता चुका हूँ, इन दोनों का यूज अलग जैविक क्रिया में होता है, बट जो ग्लूकोज होता है इसका उपयोग श्वसन में होता है। तो ग्लूकोज का अवशोषण छोटी आंत में होता है, जहाँ से इसे शरीर की प्रत्येक कोशिका में कोशिका तक पहुँचाया जाता है। ग्लूकोज जो एक 6 कार्बन वाला अणु है, किसी भी जीव की कोशिका में, चाहे, अब मैं आपको सारा फंडा ये समझा चुका हूँ कि कार्बोहाइड्रेट से बनता है ग्लूकोज, और ग्लूकोज से बनता है ग्लूकोज जब कोशिका में प्रवेश करता है तो पायरुवेट में विखंडित हो जाता है। अब ये अब ये इस बात पर डिपेंड करता है कि ये कोशिका किस जीव की है। यदि ये कोशिका उस जीव की है जो वायवीय श्वसन करता है, तो कंडीशन हमारी, ये ग्लूकोज उस ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कुछ और प्रोडक्ट बनाएगा। यदि ये कोशिका किसी ऐसे जीव की है जो वायवीय श्वसन करता ही नहीं है, यानी कि वो ऑक्सीजन लेता ही नहीं है, तो ये जो आपका पायरुवेट है, ये विखंडित, या पायरुवेट या ग्लूकोज जो है वो विखंडित होकर कुछ और प्रोडक्ट बनाएगा। तो आइए देखते हैं कि ये क्या है फंडा। तो देखिए, इतना इतना आप समझ गए कि कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज कोशिका में प्रवेश करता है तो पायरुवेट में विखंडित हो जाता है। अब बात आती है, ये कोशिका है किस जीव की। यदि यह कोशिका, ध्यान से सुनना, यदि यह कोशिका किसी ऐसे जीव की है जो अवायवीय श्वसन करता है, तो जो आपका पायरुवेट बना, यानी कि C3H4O3 बना, तो ये करेगा वायु की अनुपस्थिति में विखंडन। वायु की अनुपस्थिति में कैसे लिखते हैं, लिख लेना सही से, अनुपस्थिति में। और यदि ये दो कंडीशन बनेंगी, और यदि ये कोशिका किसी ऐसे जीव की है जो वायवीय श्वसन करता है, तो ये जो आपका पायरुवेट बना, इसका विखंडन होगा वायु की उपस्थिति में। क्यों होगा वायु की उपस्थिति में? क्योंकि वह जीव ऑक्सीजन का यूज़ करता है अपने श्वसन में, और यदि वह जीव अपने श्वसन में ऑक्सीजन का यूज़ करता ही नहीं है, तो इसका विखंडन इसी तरह से हो जाएगा। तो पहले हम देखते हैं कि वह जीव जो ऑक्सीजन का यूज़ करता है अपने श्वसन में, तो वो ऑक्सीजन इस पायरुवेट से रिएक्शन करके क्या बनाएगी। तो देखिए, यदि यह कोशिका किसी ऐसे जीव की है जो वायवीय श्वसन करता है, जैसे मनुष्य, जीव आदि, तो यह पायरुवेट ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया 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 करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं ऊर्जा बनाता है। यानी कि यदि यदि कंडीशन ये वाली है, यानी कि C3H4O3+O2 बराबर, ये वाली कंडीशन है, ये कोशिका किसी ऐसे जीव की है जो ऑक्सीजन का यूज़ कर रही है अपने श्वसन में, तो क्या बनेगा, क्या कहा है उसने, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनेगा, H2O बनेगा, और जल CO2 बनेगा, H2O बनेगा, और ऊर्जा बनेगी। कितनी बनेगी ऊर्जा? 38 ATP ऊर्जा बनेगी। 38 ATP ऊर्जा बनेगी यदि वह जीव वायवीय श्वसन करता है तो। और यदि वह जीव वायवीय श्वसन नहीं करता तो क्या होगा? तो ये देखिए, ये मैंने आपको बता दिया, ये ग्लूकोज कोशिका में प्रवेश करेगा, पायरुवेट में विखंडित हो जाएगा, और वह कोशिका यदि वायवीय श्वसन करती है तो CO2, H2O और 38 ATP ऊर्जा बन जाएगी। और यदि वह कोशिका वायवीय श्वसन नहीं करती है तो क्या होगा? तो ये देखिए, यदि यह कोशिका किसी ऐसे जीव की है जो अवायवीय श्वसन करता है, यानी कि वायवीय श्वसन नहीं करता, मतलब अवायवीय श्वसन करता है, जैसे यीस्ट, तो यह पायरुवेट विखंडित होकर इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड व ऊर्जा बनाता है। यदि यह कंडीशन ये वाली आती है, पहले नंबर वाली कंडीशन आती है, यानी कि कोशिका जो है वायु का यूज़ नहीं कर रही है, तो इस पायरुवेट का विखंडन कैसे होगा? तो वो देखिए, तो अब वो जो कोशिका है वो अवायवीय श्वसन करेगी, यानी कि अवायवीय श्वसन में क्या होगा, C3H4O3 जो होगा, यानी कि आपका जो पायरुवेट होगा,
जो ग्लूकोज होगा वो कोशिका में प्रवेश करेगा और पायरुवेट में विखंडित हो जाएगा। यह कोशिका है किसी ऐसे जीव की जो वायु को यूज ही नहीं कर रही, यानी कि यहाँ ऑक्सीजन आएगा ही नहीं, इसके साथ ऑक्सीजन होगा ही नहीं इसके साथ ऐड होने के लिए। तो क्या होगा, तो ये विखंडित हो जाएगा स्वयं ही, कोशिका द्रव्य में खुद ही विखंडित हो जाएगा। और क्या बनाएगा, विखंडित होकर इथेनॉल बनाएगा। क्या बनाएगा, इथेनॉल बनाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 बनाएगा और ऊर्जा बनाएगा, ऊर्जा। अब इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, इथेनॉल का फॉर्मूला होता है आपका C2H5, C2H5OH और CO2। तो बन ये इथेनॉल का फॉर्मूला था। CO2 तो आ गई आपकी। और ऊर्जा कितनी बनेगी, ऊर्जा बनेगी 2 ATP। कितनी बनेगी आपकी, 2 ATP ऊर्जा आपकी बनेगी। और हमारा जो ये वाला श्वसन था, इसमें हमारी कितनी ऊर्जा बनी थी, वायवीय श्वसन में कितनी ऊर्जा बनी थी हमारी, वायवीय श्वसन में बनी थी हमारी 38 ATP ऊर्जा, यानी कि बहुत सारी ऊर्जा बनी थी। हम वायवीय श्वसन करते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारी एनर्जी बनती है, और जो जीव अवायवीय श्वसन करते हैं उनके अंदर बहुत ही कम एनर्जी बनती है। तो ये वही जीव हैं, और उनके अंदर एनर्जी कितनी कम बनेगी, 2 ATP बनेगी कुल। और हमारे अंदर बनती है 38 ATP, क्योंकि हम ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। और ये ऐसे जीव की कोशिका है जो ऑक्सीजन का यूज़ नहीं करती, यानी कि यहाँ आएगा O2 की अनुपस्थिति में। ये श्वसन होगा आपका O2 की अनुपस्थिति में, और ये होगा O2 की प्रेजेंस में। समझ गए आप, अब समझ गए, 2 पथ हो गए। अब एक तीसरी कंडीशन और बनती है यहाँ पर, फिर हम जो है पूरा डायग्राम मैं आपको बना कर दिखा दूंगा किस तरह से वो डायग्राम जो है बनता है। ग्लूकोज के विभिन्न पथों द्वारा विखंडन आप खुद बना लोगे उसको, मैं फिर भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो एक तीसरी कंडीशन और आती है बीच में, वो कंडीशन है कि वायु तो होगी बट कम होगी। और ये कंडीशन हमारे अंदर फॉलो हो जाती है। ये 2 कंडीशन होती है वैसे तो। एक होती है वह जीव जो वायु शोधन करते हैं तो उसमें ये वाली फॉलो होगी, और वह जीव जो अवायवीय करते हैं उसमें ये वाली फॉलो होगी। बट एक कंडीशन और आती है, वो आती है हमारे अंदर कि ऑक्सीजन तो होगी पर कम होगी। उस कंडीशन में क्या होगा, तो देखिए, वायवीय श्वसन की कंडीशन समझ गए और अवायवीय श्वसन की कंडीशन समझ गए। बट एक कंडीशन और मैं आपको बता चुका हूँ, वो क्या होती है कि वायु तो होगी बट कम होगी। और ऐसा हमारे अंदर होता है, ऐसा जो है हमारे अंदर होता है। कभी कभी हम ज़्यादा परिश्रम करते हैं तो उसके कारण हमारे अंदर ऑक्सीजन की कमी आ जाती है। तो उसके बाद जो पायरुवेट होता है वो ऑक्सीजन की कमी के कारण लैक्टिक एसिड बना देता है, जिसके कारण हमारे पेट में दर्द हो जाने लगता है। तो जैसे कि आपने फिजिकल तौर पर देखा होगा कि जैसे आप लंबा भागते हो कभी कभी, तो भागते भागते आपके पेट में दर्द आता है या कोक में दर्द आता है, तो वो किसके कारण होता है, वो लैक्टिक एसिड के कारण होता है। क्यों, क्योंकि हम जब भागते हैं तो हम सांस जो है पूरी नहीं ले पाते हैं, हम पूरी ऑक्सीजन ग्रहण नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण हमारे कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और ऑक्सीजन की कमी के कारण बन जाता है लैक्टिक एसिड, जिसके कारण हमारे पेट में जो है दर्द होने लगता है। तो देखिए, कभी कभी अधिक परिश्रम करने या भागने दौड़ने से हमारी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी यानी कि अभाव, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे ग्लूकोज का लैक्टिक एसिड में परिवर्तन हो जाता है। यही कारण है कि भागते समय ऑक्सीजन पूरी तरह ना ले जाने के कारण हमारे पेट में चुभन हो जाती है। तो आपको बता चुका हूँ। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में आपका पायरुवेट होगा C3H4O3 होगा, वो आपका रिएक्शन करेगा। ऑक्सीजन तो होगी उसमें पर ऑक्सीजन कम होगी, यानी कि ऑक्सीजन का अभाव होगा। ऑक्सीजन तो होगी बट कम होगी, ऑक्सीजन का होगा अभाव। ऑक्सीजन तो होगी बट कम होगी। तो इस कंडीशन में क्या प्रोडक्ट बनता है, इस कंडीशन में बनता है आपका लैक्टिक एसिड। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले लैक्टिक एसिड लिख कर दिखा देता हूँ। तो इस कंडीशन में बनता है आपका लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड कहते हैं इसको, लैक्टिक एसिड, हाँ लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड नहीं लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड बनता है आपका, और क्या बनता है, और ऊर्जा बनती है। तो ये लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता है आपका C3H6O3, C3H6O3। और ऊर्जा कितनी बनती है, ऊर्जा बनती है 3 ATP। ये होता है ऑक्सीजन के अभाव में। जब हम भागते हैं तो ये वाली कंडीशन हमारे अंदर जो है फॉलो हो जाती है। समझ गए, हम भागते हैं, ऑक्सीजन का अभाव होता है, ऑक्सीजन के अभाव से बनता है आपका लैक्टिक एसिड। और ऊर्जा बनती है 3 ATP, यानी कि अवायवीय श्वसन से ज़्यादा यहाँ पर ऑक्सीजन वो ऊर्जा आपकी बनेगी। ऊर्जा तो बनेगी बट कम बनेगी, अवायवीय श्वसन से ज़्यादा यहाँ पर ऊर्जा बनेगी। अवायवीय श्वसन में आपकी कितनी ऊर्जा बनी थी, अवायवीय श्वसन में कितनी ऊर्जा बनी थी, अवायवीय श्वसन में बनी थी आपकी कुल 2 ATP ऊर्जा, और इथेनॉल अम्ल बन गया था। बट
इसमें ऑक्सीजन के अभाव में आपकी 3 एटीपी ऊर्जा बनेगी, और सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा बनेगी वो बनेगी आपकी वायवीय श्वसन में। समझ गए? तो ये कंडीशन हमारे अंदर आती है। तो इसे आप इस तरह से लग सकते हैं, ग्लूकोज होता है आपका, ग्लूकोज कोशिका में प्रवेश करते ही पायरुवेट में विखंडित जाता है, और पायरुवेट जब ऑक्सीजन के अभाव में रिएक्शन करता है हमारी कोशिकाओं में, तो यह विखंडित जाता है आपका लैक्टिक एसिड और ऊर्जा में, और ये ऊर्जा होती है आपकी 3 एटीपी। तो मैं अब आपको मैंने अलग अलग समझा दिया। अब मैं आपको पूरा जो आपका 3 पाथ होते हैं उसको दिखाता हूँ आपको स्ट्रक्चर की कैसे होता है वो। तो देखिए आपका विभिन्न पथों में ग्लूकोज का विखंडन जो है पूरा हो चुका है, और हम इसे दर्शाएंगे कैसे पेपर में। तो इस तरह से ग्लूकोज होता है, ये इतना प्रोसेस सारे जीवों में सेम होता है, चाहे कोई भी जीव हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो पशु पक्षी कुछ भी हो, उसमें ग्लूकोज होता है। और जब उसका ग्लूकोज उसकी कोशिका द्रव्य यानी कि कोशिका में प्रवेश करता है तो वह पायरुवेट में विखंडित होता है। इतना समझ गए? अब देखो क्या होता है, यहाँ से प्रोसेस अलग अलग हो जाती है। यदि यह कोशिका जो है यह किसी ऐसे जीव की है जो वायवीय श्वसन करता है, तो उसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी, अ, यानी कि उसमें होगी ऑक्सीजन की उपस्थिति, ये नीचे वाली। और ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये पायरुवेट ऑक्सीजन से रिएक्शन करके CO2H2O और 38 एटीपी ऊर्जा जो है बना देता है। और यदि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होगी इस कोशिका में, तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होगी यदि इस कोशिका में, तो क्या होगा, तो बनेगा आपका इथेनॉल, CO2 और ऊर्जा कितनी, 2 एटीपी। समझ गए? और यदि ऑक्सीजन का अभाव होगा इस कोशिका में, तो क्या बनेगा आपका, तो बनेगा आपका लैक्टिक एसिड और ऊर्जा कितनी बनेगी, ऊर्जा 3 एटीपी। तो ये वाला जो प्रक्रम होता है ये होता है यीस्ट में। ये कौन से जीव की कोशिका होती है जो अवायवीय शोषण करती है, वो होती है यीस्ट में। यह प्रक्रम जो होता है अवायवीय शोषण का, ये होता है यीस्ट में। और यह प्रक्रम हमारे अंदर ही होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, क्योंकि हमारे अंदर कोशिका होती है, कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ये वाला प्रक्रम। इसमें कोई भारी बात नहीं है, और ये भी, ये दोनों सेम होते हैं। इसमें इतना फर्क होता है कि इसमें ऑक्सीजन का अभाव होता है, कम होती है ऑक्सीजन, और इसमें ऑक्सीजन जो होती है पूरी होती है। तो पूरी ऑक्सीजन के कारण CO2 बनता है, H2 बनता है, और 38 एटीपी ऊर्जा बनती है। और कम ऑक्सीजन के कारण लैक्टिक एसिड बन जाता है हमारे अंदर ही, और ऊर्जा कम बन जाती है, वो बन जाती है 3 एटीपी। और ये यीस्ट जो जीव होता है ये करता है अवायवीय श्वसन, और इसमें इथेनॉल बन जाता है, CO2 और 2 एटीपी ऊर्जा बनती है। तो आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पूरा अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।